Hello, and welcome to another episode of How to Citizen. How to Citizen, we are doing Chapter 8, Shreyas. Chapter 8, we have come a long way, but still there is a long way to go. There is only one after this. There's the next class after that, no? Oh, yeah. Oh, of course. Season 3 will have many things happening. But till now, as you know, we've had many guests. You know? Many exciting guests. Yep. And we have another exciting guest today. Can't wait. Do you want to introduce him? Presenting Mr. Sushant Singh. Give it up for Mr. Sushant Singh. Yes. I say it as if there's an audience, but it's just us. The listeners are clapping at home. Just know that. I'm sure. I can imagine आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट. Thank you so much इतने प्यार के लिए. So, just to let you know, you must have seen Sushant Singh in a bunch of movies. He does a show called Saavdhan India. You still do it, right? Used to do a show called Saavdhan India. And he was in Legend of Bhagat Singh. He was in Laksh, one of my favorite movies, and many other things. Do you want to mention some? बहुत Which सारी is your movies favorite हैं. one? Favorite movie यार बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है actually because आप ज़्यादातर मूवीज बड़ी अच्छी हैं मतलब प्राउडली आई कैन से कि ये भी है ये किया है. सो भगत सिंह ऑफ कोर्स इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट फॉर वेरियस रीजंस. एक तो असली कहानी है, मतलब कहानी नहीं है, असलियत है. सो सुखदेव, भगत सिंह, लेजेंडरी पीपल. एंड सहर इसके बाद एक और मूवी है वो भी अगेन दैट हैपन्स टू बी बेस्ड ऑन रियलिटी अगेन. श्री प्रकाश शुक्ला करके एक डॉन हुआ करता था, माफिया डॉन, उसकी लाइफ पे है. सो सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल मेड मूवी. एंड अप नॉर्थ तो इट्स लाइक अ कल्ट मूवी. हाँ Must watch that. Yeah. So, सहर है. एक और है जो कम सुनी होगी लोगों ने, उस मूवी के बारे में कम सुना होगा. हल्ला एक है फिल्म. हल्ला I've heard of. हाँ, I've heard of. So वो है किसी प्लेटफॉर्म पर तो है, आई डोंट नो किस पर है. सो प्लीज बाद में गूगल करके बता देना है. सो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है वो भी, वेरी ऑफ बीट. बेसिकली एक शेयर ब्रोकर है विच आई एम प्लेइंग द शेयर ब्रोकर, और उसको रात को नींद नहीं आती है क्योंकि चौकीदार जो है वो सीटी बजाता है. Okay. That's the concept. वहाँ से फिल्म शुरू होती है. वो चौकीदार, सोसाइटी का चेयरमैन और इस आदमी के बीच की टसल और मियाँ बीवी के बीच कैसे जिंदगी उथल पुथल होती है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन. Amazing. Oh, nice. So nice, interesting. Very nice. So you are from Bijnor, no? हाँ, मेरा बर्थ प्लेस बिजनौर है. When did you come to Bombay? बॉम्बे आया आई थिंक 96 या 97. अब मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट, बट 7 अप्रैल आया था, इतना याद है. हाँ, अगस्त क्रांति चेयर कार से आया था. अगस्त क्रांति चेयर कार. डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट डे? क्या हुआ था पहले दिन, 7 अप्रैल को जब आप आए थे? पहले दिन आके मुझे कपड़े खरीदने थे बिकॉज 2 दिन बाद मुझे एक पायलट की शूटिंग करनी थी. राइट. उस समय पता नहीं था पायलट क्या होता है. हाँ, सो कोई गेम शो होने वाला था, तो उसकी शूटिंग थी. तो उसमें मैं होस्ट था, को होस्ट था. एक लड़की थी और एक मैं था. सो उसकी शूटिंग के लिए कपड़े थोड़े खरीदने थे, तो वो खरीदे थे. पहली बार एक महंगी सी जीन्स खरीदी थी, कुछ 1100 रुपए की शायद. हाँ, नहीं तो उससे पहले तो दिल्ली में मोहन सिंह प्लेस में सारी जीन्स सिलवाते थे. So you were in Delhi before that? दिल्ली में कॉलेज कर रहा था भाई, और थिएटर कर रहा था. किरोड़ीमल कॉलेज में था. किरोड़ीमल, अरे. बट जब आप वो कपड़े खरीद रहे थे, क्या आपको पता था कि आपके पैसे किसके पास जा रहे हैं? You are good. That's actually a good segue, Shreyas. It was right there. वो जीन्स जो खरीदी थी, उसका पैसा किसको मिल रहा था? I also think, I don't know if you mistook this for a fashion podcast because your shirt is fucking banging. You seem like you have come prepared for a shirt in the market. हाँ, मुझे एक्चुअली पता चल गया था तुम लोग वीडियो भी बनाते हो. नहीं, एक्चुअली पता नहीं था, नहीं तो दाढ़ी भी बना के आता मैं. Sakshi, actually, our producer, she basically texted us yesterday रात को कि guys shirt पहन के आना. So like, अच्छा, जनरली आप पहन के नहीं आते हो? shirtless is how we. She's like appropriate होगा चैप्टर के लिए because this chapter, guys, is called A Shirt in the Market. Now it's a very weird chapter. Shreyas will tell you how weird it is. But Sushant, what were your first impressions when you read the chapter? You've read it, no? I read it. Yeah. हाँ. उतना तो मतलब.
थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ और वैसे भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पढ़ा हुआ इंसान हूँ, करेक्ट, CBSE से। तो जैसे कोई चैप्टर पढ़ने को कहता है तो वैसे आप प्रेशर में आ जाते हैं ना कि इस चैप्टर के बारे में सवाल होंगे, तो आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको रट्टा मारना है, क्या करना है, समझना है सारे। उसमें जो हिडन क्वेश्चन भी हैं एंड में, जो है ना कि आप अभी सपोजिंग ये सिचुएशन, सब पढ़ लिया मैंने, पूरा पढ़ा है। अच्छा बच्चा था स्कूल में। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, मेरे को बस जानना है कि आप स्कूल में कैसे थे? आप ये 8th स्टैंडर्ड में, हाँ, हाउ वर यू इन सोशल स्टडीज, इन सिविक्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वर यू? 8th स्टैंडर्ड तक मैं अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा, फिर क्या हुआ? 10th के बाद वाट लगी। Where did you study? मैं यार ज़्यादा एजुकेशन मेरी बिरला विद्या मंदिर है नैनीताल में, एक बोर्डिंग स्कूल। सो 7th से लेके 12th तक वहाँ पर मैं था। अदरवाइज बहुत सारे स्कूल्स में उससे पहले, तो देहरादून में भी रहा कुछ टाइम। फादर का जॉब था, PWD में थे, तो ट्रांसफ़र होता रहता था। सो देहरादून में भी रहे। नैनीताल के पास एक टाउन है भवाली, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में भी था। GB पंत गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वहाँ भी था। नैनीताल में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ भी 1 साल रहा। सो मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग। You know, interestingly enough, most of our guests that we have had till now have had like a similar trajectory, right? Which is like, अरे बहुत सारे स्कूल में ट्रांसफर होता था, बार बार इधर उधर जाना पड़ता था। Like रिचा से लेके प्रियंका से लेके everyone. It's just like Anup also actually was like, हाँ मेरे भी पापा इधर उधर जाते थे, बहुत सारे स्कूल में जाते थे। हाँ, I guess ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से आए लोगों की यही कहानी है। But you were migratory people essentially, right? That's the whole point there, right? So like when you change schools, just want to understand, anxiety बहुत होती थी कि दोस्त चले जाएंगे, नए दोस्त नहीं बनेंगे टाइप्स? एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। सो बिकॉज मैं बड़ा इंट्रोवर्ट लोनर काइंड का इंसान था, तो ज्यादा दोस्त होते ही नहीं थे, तो बिछड़ने का गम तो कहाँ से होगा यार। परफेक्ट प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। कोई कहीं भी भेज दो, हम ठीक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। So you were in Nainital when 7th standard में, right? Yeah. So you had this chapter, or do you remember civics at all? Civics होता था ऑफ कोर्स, बट जहाँ तक मुझे याद है ऑलमोस्ट लाइक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी होता था जहाँ तक। कि उसमें फिर जो मतलब कंट्रीज के बारे में पढ़ना था, तो फिर इस कंट्रीज की कौन सी जो स्टेपल डाइट क्या है, कौन सी फसल है, खरीफ की है, खरीफ है या रबी है, फिर लोग भाषा क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, मोस्टली मॉरल साइंस हुआ करता था, नैतिक शास्त्र। सिविक्स में जितना मुझे ज्यादातर जो याद है कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, ठीक है, और अपना विधानसभा और विधान परिषद में क्या फर्क है, और उसकी एज कितनी होती है, कब तक चुनाव लड़ सकते हो, मोस्टली ज्यादातर वही होता था। दिस काइंड ऑफ रिलेटिंग टू इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी, एज एन टू फाइंड इट इन स्टैंडर्ड 7th सिविक्स बुक, अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई वुड से कि स्तर जो है शिक्षा का काफी आगे चला गया भाई। Nice. Before we get into the chapter, actually, I wanted to ask you. You have an IT cell. You have an IT cell. I have an IT cell. Really? Don't you? No. The team साथ. अच्छा, टीम साथ। Oh God. हाँ, अभी आजकल तो बड़ा कम एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग। आई एम जस्ट देयर गुडविल एम्बेसडर। गुडविल एम्बेसडर। वो मैंने शुरू नहीं की थी, जिसने भी शुरू की थी उन्होंने अपना नाम अब तक अज्ञात ही रखा है। तो आई नो हर पर्सनली, फोन पर बातचीत हुई है, बट द लिंग्विस्ट करके एक हैंडल हुआ करता था ट्विटर पर। हाँ, सो शी स्टार्टेड दिस टीम साथ, और अच्छा काम कर रहे थे, तो दे गॉट इन टच विद मी, बोले आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, क्योंकि वो सावधान इंडिया की वजह से वो फाइटर वाली इमेज भी थी। तो आई सेड फाइन, आप लोग जब तक अच्छा काम कर रहे हो। समहाउ पीपल मिस्टूक इट एज इफ इट इज माय इनिशिएटिव और माय टीम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है भाई। सो जस्ट टू टेल यू गाइस व्हाट टीम साथ इज, इट स्टैंड्स फॉर स्टैंड अगेंस्ट अब्यूज, ट्रोल एंड हरासमेंट। दैट इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, एंड सुशांत इज देयर गुडविल एम्बेसडर। Yes. Yeah, the pinned tweet has Sushant's face on it. Yes. So now I think it's his IT cell. but I have a question. If there's a troll when a Saath person comes, how do they reply? Like they can't be mean, or they can't troll in their response, obviously, right? So as far as I understand, you correct me if I'm wrong, what Team Saath does essentially is that if someone is getting trolled or harassed on Twitter especially, they essentially call them out and also call out the people who are doing it, and also report to Twitter. Yeah. So the basic funda is mass reporting. Mass reporting, right? Which अनफॉर्चुनेटली सारी IT सेल्स ने कॉपी कर लिया। राइट विंग वाले भी फिर मास रिपोर्टिंग करते हैं, तो 2-3 बार तो मेरा ही हैंडल ब्लॉक करवा दिया।
टीम साथ भी ब्लॉक हो चुका है कुछ बार तो. That's hilarious. You're actually one of those rare actors who talks about politics and social issues. हाँ. Why? I mean, now I have to ask you why. I mean, what is the thought process behind this? Because most actors usually keep away from talking about these things. हाँ. यार वाई का मैंने बहुत बार एक्चुअली बहुत लोगों ने सवाल पूछा ही है और मैंने बहुत बार जवाब देने की कोशिश भी की है, बट एक्चुअली इन एसेंस बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता. Okay. मतलब आप घुमा फिरा के हर चीज़ का सार निकाल के ये बोलो कि कीड़ा है और क्या कहोगे इसको, बिकॉज जो नहीं बोलते हैं उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा और जो बोलते हैं उनका नुकसान होता ही है. तो फिर भी आप बोलते हो तो क्यों बोलते हो? तो वही बात है, रवीश क्यों बोलता है, है ना, ऋचा क्यों बोलती है, सो कीड़ा है और क्या बोलोगे इसको. सिविक्स हमने पढ़ी थी जो भी, वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ ली थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स और वो सब पढ़ लिया था, तो वो अभी तक वही गूंज रहा है कानों में. अपार्ट फ्रॉम दैट और इससे कुछ होता भी नहीं है फ्रैंकली. ऐसा कुछ हम क्या उखाड़ लेते हैं, कुछ नहीं होता भाई. हमको लगता है ट्विटर पे क्रांति आ जाती है. That's true. But I mean, we tend to inflate our own presence sometimes. हाँ, बड़ा इट्स अ विशियस साइकिल. मैं भी फंसा हूँ उसमें, ऐसी बात नहीं है. वो द होल वैलिडेशन ऑफ लाइक्स एंड रीट्वीट्स, वो सब नॉनसेंस. आप सडनली खुद को बड़ा लीडर और फुल भगत सिंह वो आप महसूस कर रहे हैं. द गॉड सेवियर कॉम्प्लेक्स आता है, आया भी है. थैंकफुली मेरी बीवी बहुत सॉर्टेड है, तो 2-4 लगा के ना जमीन पे ले आती है, औकात में रहो बेटा. What's her way to do that? वो आपको ग्राउंड कैसे करती है? She questions a lot. अच्छा. कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या है इसके पीछे? Why you doing this? ये. और फिर ऐसा चुपता सवाल पूछेगी ना जिसको मैं डिनाई करूंगा, तुम ऐसा समझती मेरे बारे में, तुम ऐसा सोचती हो, हाँ? You think I'm like that? I'm doing it for my ego. फिर होता है बोलते खुद ही समझ में आता है कि हाँ, कह तो शायद ठीक ही रही है. Interestingly enough, this happens with me also. Oh yeah. So my partner, she also is. She does not follow me on Twitter. What? She does not look at the stuff that I do, because she used to. But what happened is, as I got like popular and as people started trolling me, she's like, "मेरे से ना हो पाएगा." Like I can't see this like level of hate coming towards someone I live with, and like she does exactly this. Like like sometimes मैं फुदकने लगता हूँ कि ओ ये वायरल जा रहा है, वो ये हो रहा है. कि क्या होगा इससे? Like, you tell me, what difference did this make to you except for getting a lot of galis? Yeah. And I'm like, ये भी सही है. So it's like, that way I think you and we are very fortunate. Yeah. Because ऐसे लोग जिंदगी में होने बड़े जरूरी हैं. Otherwise ह्यूमन ईगो तो इतना ना इन्फ्लेट होते टाइम नहीं लगता ना यार. Absolutely. जरा सी फूंक मारी किसी ने और गुब्बारा फूल के ये हवा में सबसे आगे दुनिया का लीडर मैं. Exactly. Let's get into the chapter, Shreyas. You think a prime minister should get married again? You think that will solve lots of issues? Why are you going there, Shreyas? Let's start with the chapter. Oh, for a moment I thought you were talking about Rahul. I like your optimism that there's a new prime minister already. Great. अरे भैया 4000 किलोमीटर चल के गया है, क्या मतलब कुछ तो मिलना चाहिए. Wait, before we go, I have just one question. As someone who talks about politics, आप जब बाकी Bollywood circles में wait. Oh shit, the state is attacking us again. Yeah. They have found out. प्राइम मिनिस्टर बोलते ही Yeah. Guys, do you hear that? That is the government trying to shut down this conversation about random shirt in the market chapter. They are drilling their presence home. But yes. Is the recording still on? Yeah, it's on. Okay. It'll go on. It's fine. We can use this. It's fine. तो हम बात करते रहते हैं ना. But no, we'll start from your own question. हाँ, again. okay, we'll wait for that. Yeah, quick question before we go into the chapter. कैसा होता है when you go into Bollywood circles और आप हो जो बात करते हो issues के बारे में, about the country, about the government. How is that taken by Bollywood circles? बहुत बड़ा तो सर्कल मेरा है नहीं भाई. मोस्टली मिलता हूँ शूटिंग पर ही मिलता हूँ. अच्छा. एंड माहौल कुछ ऐसा हो गया कि यू एंड अप शूटिंग विद लाइक माइंडेड पीपल. क्योंकि जो लाइक माइंडेड नहीं है वो तो काम दे नहीं रहे हैं. राइट. करेक्ट. तो बट हाँ ये है कि
जिस टाइम CAA की बात हुई थी तो उस समय कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा था जो इत्तेफाक नहीं रखते थे मेरी सोच से। तो उनका एटीट्यूड बाकायदा सवाल ये था कि मतलब कि ओके सो व्हाट टाइप्स, राइट, कि लाइक एक को-स्टार थे मेरे, तो उनको पूरा बता रहा था कि CA में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाई इज इट रॉन्ग। अमेंडमेंट करना गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, बट रिलीजियस बेसिस पर पहली बार ऐसा हुआ है, सो व्हाई इट इज रॉन्ग। तो वो सब सुना, हाँ वो सब तो ठीक है, बट ये बताओ ना फिर सॉल्यूशन क्या है। मैंने कहा भाई सॉल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, वो काम पार्लियामेंट का है। सो वो एटीट्यूड रहता है उनका कि भाई कि आप सॉल्यूशन बताओ ना, प्रॉब्लम क्यों बताते हो। राइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड पीपल हैव। Mostly they don't care about it, or they would laugh at you. Right. कि ये क्या मतलब क्यों कर रहे हैं यार, right, इससे क्या होगा। Right. Why do you have such a kida? Exactly. Why do you have such a kida? So you know, it's fascinating because you actually take the effort of explaining it to them कि भैया क्या गलत है, क्या है। I think very few people actually do that, right? Because like, for example, like when the CAA protest was happening, I did like this bunch of articles on why is it problematic, etc. And mere style se, so I write very simply, I do videos with humor and whatever. So people that's what people said, that you know we did try to talk to people but we had no idea what it was, but because of these kind of videos etc we were able to understand it and actually have a conversation. But then they also told me the same thing कि even when I told them this, they are exactly like this कि हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है इससे, exactly. तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तू मुस्लिम है क्या, नहीं है ना, फिर तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। एंड इट्स सो ट्रेजिक। इट इज वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ना वो एक ऐसे पढ़ाई गई है, यू कैन इंडोक्ट्रिनेशन, यू कैन एक्चुअली फील इट। दो लोगों से मेरा कन्वर्सेशन हुआ था उस दौरान, हम चैप्टर पे आएंगे फिर, सो सारी बातें हो गई, सब मैंने बताया, और दोनों ने खुद ही कॉल किया था मुझे। एक तो मेरा कज़न है जिसने सालों बाद फ़ोन किया था, और एक साउथ में कोई कास्टिंग डायरेक्टर है। तो कास्टिंग डायरेक्टर जब फ़ोन आया तो मुझे लगा कि यार चलो कुछ काम आ रहा है। तो आपको CA से आपको देखा NDTV पे, यू नो, यू फेल्ट सो बैड दैट यू ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन, ये वो। सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद CA? आई एक्सप्लेन। सुबह का पहला कॉल था यार, मतलब उठा ही था, पूरा एक्सप्लेन किया भाई मैंने, सब कुछ किया, घूम फिर के इट वाज के बट द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन 1951। आई सेड सो मतलब उससे इसका क्या ताल्लुक है? एंड देन इट केम टू बट पार्टीशन में ये हुआ था, ऐसा हुआ था। एंड माय कजन आल्सो सेम थिंग। सब करने के बाद मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, हम मुसलमान नहीं है, बट ये बता हमारे खेतों में जो काम करते हैं, जो मतलब एक पन्नी डाल के रहते हैं, वो कागज कहाँ से लेके आएंगे? बोला अच्छा, और उन्होंने जो 47 में जो काटे थे हमारे, सो वो उस लेवल पर है। आपके सारे आर्गुमेंट, आप कितनी भी कोशिश कर लो बात करने की, घूम फिर के इट विल कम बैक टू इधर औरंगजेब और बाबर और पार्टीशन। मतलब व्हाट अबाउट में घुस जाते हो। हाँ, जितना पीछे जा सकते हो जाओ। हाँ, एक्सेप्ट 2000, एक्सेप्ट 2002 की बात मत करो, वो बहुत ज्यादा पीछे हो गया। 300-400 साल पीछे जा सकते हो, इतना सा पीछे क्यों? I was watching this documentary yesterday about how the British took over Europe. But like it's a 3-part documentary on how the British managed to essentially take over multiple countries. Europe, specifically Spain, Portugal, Britain, France, Germany, सबने. So the main focus was of course on Africa and how they came together to divide up the entire continent, and they were like हम यहाँ पे establish करेंगे, तू वहाँ पे establish करेगा, और फिर हम लोग सब rich हो जाएंगे. And the India part was very fascinating because for example, like we are talking about Aurangzeb, Babur, जो भी है, Britishers what they did was they invented the corporation. Okay. They were like, sure, we are going to these places. So Columbus, Christopher Columbus नहीं, what's his name? अपना तो डिगामा आया था ना? हाँ, हमारे पे डिगामा आया था. Columbus when he went to America. So he essentially went there, and what he realized was that, अच्छा, these people are savages. These people don't know what civilization is. We'll just take over their land. Because the concept of owning land did not exist in a lot of countries and places. Even in India, the concept of owning land was not a thing. Like a village would be there,
but like the village owns the land, right? So they went there and they were like, we'll take over. And then like private corporations, when people gave shares, bought shares, they invented the corporation as a vehicle to essentially take over. So East India Company se leke West India Company tha, then there were other companies that took over America and all the things. And then their only policy was divide and rule. Like it's like, if we are going there to loot this indigenous population, but if they are not being controlled, I mean, if we can't keep control over them, create divisions between them and start, like fights, and then we are done. We are golden. And that is essentially what is happening today. And nobody really talks about that time, of course. Like, they go to Aurangzeb and whatever. But iske baare mein nahi baat karte. And actually, funnily enough, most of our course is based on what the British decided our education system should be like. Yeah. And which is very unfortunate. But let's get into the chapter. Let's do it. The unfortunate chapter. Bechari kameez. But so your first impressions about this chapter? First impression was interesting. कि पढ़ाई का लेवल कहाँ तक आ गया है. बाकी कुछ मुझे प्रॉब्लमेटिक एरियाज भी दिखे इसमें, जो आई डोंट थिंक कॉन्शियसली हैं, बट उन पर ध्यान अगर देना चाहिए. Like what? Like we straight away get into the concept of buying and selling. Right. As if के पूरी जिंदगी उसी पर आधारित है. जो ये शर्ट अभी एक्चुअली जो देख रहे हैं कि ये चैप्टर एक शर्ट के बारे में है. वो शर्ट बनने की क्या प्रोसेस है. कपास उगती है, कपास से कॉटन से धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, शर्ट बनती है, फाइनली शर्ट बिकती है. सो ये पूरी क्या प्रोसेस है, उसमें किसको कितना प्रॉफिट होता है, इट्स अबाउट दैट. और कितना फेयर है, कितना नहीं है. सो जो बेसिक ग्रोवर है हमारा, जो किसान है, उसके बारे में बात सिर्फ एक पैराग्राफ में होती है भाई. That's very true. जबकि उसे 4 से 5 महीने लगते हैं उस कपास को उगाने में. उसका कितना उसमें लेबर है, वो सारी चीजों की बात ही नहीं होती. सिर्फ इतनी बात होती है कि उसने इतने पैसे उधार लिए थे, सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट. और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज वेरी अनफेयर. बिकॉज सिर्फ उतने टर्म्स में कि इतना पैसे का इन्वेस्टमेंट बीज खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में हुआ था, उसके बाद आप सीधे प्रॉफिट की बात करोगे, नहीं भाई. लेबर की बात नहीं की, लेबर की बात नहीं होती. जो हमारे किसान की जो MSP है, 50 चीजें जिसके लिए लड़ाई हुई इतनी लंबी, जिसमें हम भी साथ थे किसानों के. सो बेसिक मुद्दा ही वो है कि आप हमारी लेबर और इन्वेस्टमेंट, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है टाइम का, उसकी तो बात ही नहीं करते हो. सो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है. दूसरा, जो फाइनल प्रॉफिट जिसको सबसे ज्यादा मार्जिन बताया गया है, द सेलर ऑफ द शर्ट, वो सीधे एक फॉरेन एंटिटी हो जाता है इसमें. US. करेक्ट. के बाहर वाले स्वदेशी जब तक रहेगा सब ठीक है. वो बेचारा बीच में जो ट्रेडर भी है, जो इंडियन है, उसको भी बेचारा बताया गया कि उसने तो मॉडरेट प्रॉफिट बनाया है. मतलब 100 रुपए के काम पे 100 रुपए का ही प्रॉफिट बनाया, तो वो मॉडरेट प्रॉफिट है. तो उसे वो बेचारा है. स्वदेशी सब बेचारे हैं, बाहर वाले ही लूट रहे हैं. बाहर वाले लुटेरे तो है ही सब. ये प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी. Interestingly, when I started reading this chapter, लिखा ही है यहाँ पे कि the chapter tells us the story about a shirt. It begins with production of cotton and ends with the sale of shirt. We shall see in the chain of market links the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the market. Buying and selling takes place at every step of the chain. Now this sounds like अच्छा supply chain के बारे में बता रहे, but actually it's about inequality. It is. It's about wealth inequality. It's about exploitation. It's about labor exploitation. But ऐसे ना, that's the weird thing I found about this chapter. एक तो ठीक है, बच्चों को समझाना है आपको कि इसका एक पूरा चेन है. एक प्रोडक्ट आप जो पहन रहे हो, वो उगाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है, उसको प्रोसेस करने वाला कोई और है, ट्रेड करने वाला कोई और, एक्सेट्रा. शर्ट वर्क्स ग्रेट फॉर दैट, लाइक एज अ प्रोड्यूस, राइट, एज अ प्रोडक्ट. बट द पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन विच यू टॉक अबाउट, द लेबर, वो ऐसे बाय द वे ही बोल दिया, बहुत बाय द वे बोल दिया. बट एंड में एक पैराग्राफ है जिसमें एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हाँ, एक्सप्लॉइट करते हैं, बट ऐसे ही होता है. Like that is the attitude of this chapter. Yeah. What do you think, Shreyas? Like, what was the chapter? मतलब your impressions? My
impression was just this only, that I should just remain shirtless. Like, I think there's no point. People who I'm buying from, the people that where the money should go, it's not going there. So I think we should just all give up clothes. That was one theory that I had. This is a complaint that has been there for decades. Decades क्या मतलब सबको पता है कि farmers को मतलब price नहीं मिलता, like the accurate price that they deserve or need or whatever is नहीं मिलता. Can I ask one very fundamental question? So this question, which is also asked here, why did the trader pay Swapna a low price? So explain Swapna first. Okay. Swapna is this farmer who's in Kurnool, Andhra Pradesh. She has borrowed 2,500 rupees from the trader for all the things that you need. Seeds, fertilizer, ye wo. Under the condition ki she will sell all the cotton to him. Exclusive deal. In the end, the cotton fetches 6,000. The trader deducts 3,000 for the repayment of loans, and Swapna gets 3,000 rupees only, which she thinks is not enough for the 4 months that she has toiled hard for. Yeah. And after that, of course, ये आगे जाके बहुत इसका profit बनता है. But basically, we see here that जो initial like the main thing that you need for clothes, वो जहाँ से आ रहा है, जो main मेहनत है, they are not being rewarded for that in a fair way at all. Now, but like I'm asking this question to both of you. Why is the trader paying Swapna low price? Yes, profits. But what makes the trader ignore how unfair it is? This is actually interesting because Sushant, you mentioned the farmers' protest, right? Where I think you were also like very active and you know what was happening and everything. I was just thinking about this exact thing where 2,500 rupees. Is what the trader gave her, and then like it's clearly said that her profit pretty much is around 1,500 to 1,800 bucks, right? So which means that next cycle में फिर से लोन लेना पड़ेगा and फिर से वही करना पड़ेगा. Exactly. But there is this one very interesting chapter paragraph here where it says, though Swapna knows that cotton will sell for at least 1,800 per quintal. I was going to say that. Yeah. She doesn't argue further. Go on, you tell us. Yeah. So I went into calculation. Right. हाँ. कि उसको ट्रेडर ने बोला 6,000 रुपये दूंगा टोटल, यानी 4 क्विंटल उसने जो कपास उगाई उसका 6,000 रुपये मिल रहा है. 1,500 रुपये क्विंटल के हिसाब से. 6,000 में से 2,500 काट लिए, 3,000 काट लिए. उसने इंटरेस्ट का 500 रुपये काटा और 3,000 ही प्रॉफिट. तो ट्रेडर कम दे रहा है, बट जो गवर्नमेंट मार्केट है वहां पर 1,800 मिलता क्विंटल का. मतलब 4 क्विंटल पे कितना और मिल जाता? 1,200 रुपये. 5 महीने की मेहनत का, 4-5 महीने जो लगा उस फसल को उगाने में का टोटल कितना मिलता? अगर गवर्नमेंट रेट हमको मिल जाता तो 1800 के हिसाब से 7,200. 5 महीने में 7,200 रुपये टोटल फिजिकल लेबर सब कुछ. मतलब गवर्नमेंट भी सोचती है कि इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते आप. राइट. सो ट्रेडर भी कम पैसा क्यों देता है? बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल, आप कहाँ रहते हो, आप कितने गरीब हो. मुझे लगता है इसके पीछे साइकोलॉजी घूम फिर कर आती है कि भाई इससे ज़्यादा करोगे क्या? आपकी औकात इतनी है. प्राइस वहाँ से डिसाइड होता है बिकॉज सबसे ऊपर जो मालिक बैठा है उसमें बार बार ये अच्छी बात इसमें मेंशन है कि जो फाइनल बायर है जो शर्ट का, वो क्वालिटी कंट्रोल और सब पे बड़ी वो चीज़ रखता है. एक भी पीस खराब होगा तो रिजेक्ट कर देंगे. तो उसका जो है फिर मैन्युफैक्चरर के ऊपर प्रेशर आता है, वो क्वालिटी कंट्रोल बहुत टाइट रखता है. और प्रॉफिट मार्जिन उसको ज़्यादा चाहिए सप्लाई फाइनल सेलर को. तो उसके हिसाब से ये अपने प्राइसेस कम रखता है. इसको प्राइसेस कम रखने हैं तो जाहिर सी बात है नीचे की पूरी चेन पर उस प्राइस का जो है इफेक्ट पड़ता है. सो ऊपर से जो हमारे जो ऊपर बैठा कैपिटलिस्ट है उसका जो प्रेशर आता है, एक कारण तो वो है. बट उसके बीच में हम ह्यूमन वैल्यू कहाँ पे भूल जाते हैं, गवर्नमेंट भी कहाँ भूल जाती है. इट्स अबाउट आप जब बजट बनाते हो, एलोकेशन करते हो, एमएसपी डिसाइड करते हो, आप ये देखते हो कि भैया अच्छा आपकी कितनी औकात है. मुझे लगता है घूम फिर कर वही है. बिकॉज एक और इंटरव्यू मैंने इसका जिक्र किया था. मैं कहीं पर एक ट्विटर पे थ्रेड पढ़ रहा था. गौरव सबनी से एक बंदा है. हाँ, गौरव सबनी से. उसने एक बड़ा अच्छा थ्रेड लिखा था. वहाँ से मुझे ये साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आई. आई एम स्टिल लर्निंग अगेन. ओके, मतलब जो भी कह रहा हूँ श्योर शॉट वो मतलब ब्रह्म वाक्य नहीं है भाई. मैं भी सीख ही रहा हूँ. राइट. सो 2 देसी बंदों के बीच आर्ग्यूमेंट, गौरव सबनीस और उसका एक नया नेबर था जो अभी शिफ्ट हुआ था और क्रिसमस आने वाली है. तो जो सुपरवाइजर है बिल्डिंग का, उसको टिप देते हैं सब लोग फेस्टिवल्स पर. तो वो पूछ रहा था कि गौरव से कि भाई कितना टिप देनी चाहिए, क्या है, आप कितना देते हो.
तो उसने गौरव ने बोला भाई मैं तो $200 देता हूँ। $200, वाओ मैन। हम डॉलर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो लगता ही है $200। तो देन गौरव से इट्स यार देख 1 ईयर दे रहे हैं, प्लस मैं जो रेंट देता हूँ उसका हार्डली 10% है जितना दे रहा हूँ, तो इतना तो बनता है। बट इतना मैं देता हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी सब लोग भी इतना देते हैं, सब अपने हिसाब से देते हैं। सो फिर कुछ दिन बाद अगेन वो मिला बंदा, तो आई गेस ही वाज स्लाइटली टिप्सी विद अनदर कलीग, वो भी देसी था दूसरा कलीग। तो गौरव को पॉइंट आउट कर सी मिस्टर $200, अगेन बात पे बात बनी। सो घूम फिर के जो दूसरा बंदा जिसको $200 ये लगा था बहुत बड़ी बात है, उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि यार अगर 100 फ्लैट हैं अपनी बिल्डिंग में और सब $200 दे रहे हैं, तो मतलब उसको तो कितना हो गया यार, $20,000 की टिप मिल गई उसको। $20,000 की टिप उस आदमी को। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट हाउ मच आई एम गिविंग, इट्स अबाउट इस आदमी को कितना मिलना चाहिए। राइट। हमारी प्रॉब्लम वो है, मेरी जेब से कितना जा रहा है वो नहीं, राइट, इसकी जेब की कितनी औकात है। राइट। इसको $20,000 नहीं मिलना चाहिए। किसान ही तो है, झोपड़ी में रहता है, कपास उगा रहा है, क्या लगता है उगाने में, बीज बोए उग गया, है ना। बाकी टाइम तो मस्ती कर रहा ना, फसल तो अपने आप उग रही है। You know, interestingly, तो इसको इससे ज्यादा मतलब 1800 रुपए क्विंटल बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। इससे ज्यादा क्या करोगे आप, है ना। So, yeah, and the other reason, you know, like I'll just come back to that, but the other reason that they have given, which I think is also related, the trader is a powerful man in the village, and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation, but also to meet other exigencies, such as illnesses, children's schools fees. Also, there are times in the year where there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means for survival. Which is the truth. Which is truth. Yes. You know, I want to come to the farmers' protest because this is actually a good point to talk about that. You spoke about how people look at farmers, right? And that was so evident in the way media covered the farmers' protest also. कि अरे ये तो illiterate farmers है, इनको क्या पता चलता है, law थोड़ी पढ़ते हैं, etc. Now, I did a video on it. I did a video just analyzing the bill, why it's wrong. उनको MSP हटाना था basically, वही एक objective है उसका. Just to let the viewers know what it was, just quickly. So the government proposed that द मंडी सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसे मार्केट्स गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं जहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू होता है. सो एसेंशियली इफ farmer goes to that market, they will get at least a minimum support price for their produce. They will not have to go back. If the trader doesn't buy it, then the government will buy it from them. That was the essential thing. So the bill that was brought said that now you can sell your produce outside that mandi system also, which creates a parallel market, which means that the mandi system doesn't matter anymore because MSP के नीचे भी deals हो जाएंगे फिर वहाँ पे, तो वहाँ पे exploit होगा farmer. तो that was the whole point, so that I explained that in the video. Comments आए मुझे कि भाई तुझे क्या पता, तू तो शहर में रहता है, तू तो जानता नहीं है फार्मिंग, तू तो ये तो सब अनपढ़ फार्मर्स है जो ये है, एंड यू आर सपोर्टिंग देम, व्हाट इज दिस. सो देन आई डिसाइडेड आई नीड टू डू अ पार्ट 2. व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू सिंगू बॉर्डर एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू आस्क देम डम क्वेश्चंस. The comment is valid. I'm not taking it personally. I know this. I don't know how farming works. So then I said that, okay, if I don't know how farming works, let me just go to that one place where I know there are a lot of people who know how farming works. So I went there, and the way they explained this bill to me was exactly what this book says. This whole part about the Arthi function is what this is, right? Ki as Sushant, you were about to also say, right? Like, you know, this is real, right? Can you also like tell us your experience of the farm protest and what you think? So just जैसे आपने पार्ट 2 बनाया, तो जब एक पॉइंट के बाद मैंने एक लेवल तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसके बाद जब लोग पूछते थे ना मुझसे कि अच्छा अब आप बताओ क्या है फार्म बिल, पहले आप बताओ, मैं सीधे पूछता भाई एक काम कर, किसी भी किसान से जाके ना जो बॉर्डर पे बैठे पूछ ले, मुझसे बेटर वो समझा देगा तुझे. सो उनको जो अनपढ़ समझते कि इनको समझ नहीं आया बिल एंड ऑल दैट नॉनसेंस, हमसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. जो मिट्टी से फसल पैदा करना जानता है उसे मालूम है कि मेरे लिए कौन सा बिल आ रहा है और वो क्या है क्या नहीं है. एनीवे, तो ये जो आड़ती वाला सिस्टम है, ये एक्चुअली हमारी जो एग्रो इकोनॉमी है
उसकी बैकबोन है हमारे देश में, बिकॉज हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग है नहीं भाई। कहती है गवर्नमेंट कि अब लोन लेना, किसान ऋण और ये सब चीज़ें, बट उसके लिए जितने कागज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं, जितनी बार दौड़ना पड़ता है, और बैंक वाले जिस तरह ह्यूमिलिएट करते हैं, बिकॉज आपको और मुझे बैंकर जिस तरह ट्रीट करता है ना, उस तरह गांव के किसान को जो 1 एकड़ 2 एकड़ में फसल उगाता है, यू नो, जो हवाई चप्पल भी 3 साल में एक बार खरीदता है, बिकॉज नहीं तो रिपेयर करके ही हम बिल्कुल उसको पहनते रहते हैं। आप सोच लो उस आदमी को बैंक वाला कैसे ट्रीट करता होगा। सो ये जो 2,500 रुपये, 4,000 रुपये, 20,000 रुपये का जो लोन है ना, जो गवर्नमेंट बोलती है हमने सुविधाजनक कर दिया है, बट निचले लेवल तक आपने पॉलिसी बना देना एक अलग बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही अलग बात है। इट्स नॉट दैट ईजी। और ये बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं भाई, कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, कोई घूसखोरी नहीं कर रहे हैं, अपनी फसल में कंकड़ मिला के नहीं बेचते हैं, ये वो आगे वाला करता है, जितना मेहनत से उगाते हैं उतना ही बेचने जाते हैं। तो जब इनको ह्यूमिलिएट करता है ना कोई, 20,000 रुपए के लिए आपको दौड़ा रहा है, उतने टाइम में तो फसल खराब हो जाएगी, मौसम चला जाएगा, रोपने का मौसम चला जाएगा, बोने का मौसम चला जाएगा, वो क्या करेगा? तो घूम फिर करके उसको कोई बचाने आता है तो ये आड़ती आता है। क्या वो बीच में प्रॉफिट ले रहा है अपना? यस, ले रहा है, ठीक है ना। बट जिस चीज को आप वेबसाइट पर कन्वीनियंस फीस बोल देते हो, कुछ आड़ती, बहुत से आड़ती करप्ट भी हैं, वो उल्टे सीधे ब्याज वसूलते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, यस ऑफ कोर्स, वो पूरा सिस्टम है, बट इनके बिना ये सिस्टम चल भी नहीं सकता। सो या तो उनको रेगुलेट करने का एक सिस्टम लेके आओ, उनको पार्ट ऑफ द बैंकिंग प्रोसेस बनाओ आप, राइट, मेक देम योर एजेंट्स। कुछ रेगुलेशन लेकर के आओ, अगर आड़तियों से आपको प्रॉब्लम है कि हाँ इनमें करप्शन है, ये उसके लिए एक रेगुलेशन लेके आओ। उसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट मंडी खत्म कर दोगे, तो गवर्नमेंट मंडी आड़तियों से ही चल रही है, नहीं, मंडी आड़तियों से ही नहीं चल रही है। इट्स अ बिग नेटवर्क। सो बिना किसानों से पूछे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, आड़तियों को किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, वो आप किसानों से पूछोगे, वही आपको बता सकता है कि भाई ये आदमी मेरे काम आता है। उसको गाहे बगाहे शादी से लेकर के अस्पताल के खर्चे तक लोन वही आदमी देता है। सो या तो आप किसान को इतना आत्मनिर्भर बनाओ, जो हम बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर, कि यार उसको शादी से लेकर अस्पताल तक लोन लेने की जरूरत ना पड़े, एक बार में फसल का इतना दाम मिल जाए उसको, तो फिर आई मीन इट बिकम्स प्रॉफिटेबल। हाँ, तो आपको उतना दाम तय कर दो कि मिनिमम प्राइस ये है, इससे कम में कोई भी खरीदेगा अगर, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा या उसे जेल होगी। बिल्कुल, आप वो भी नहीं करते हो, तो आप आड़ती सिस्टम को हटा भी नहीं रहे हो, रेगुलेट भी नहीं कर रहे हो, और किसान को ये भी बोल रहे हो कि हम आपको आड़ती से बचा भी रहे हैं। आप ऑल्टरनेटिव भी नहीं दे रहे हो उसका मुझे। राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर से का एक पूरा विस्तार है, एक किताब अपर्णा कार्तिकेयन की किताब है, 9 रुपीज़ एन आवर। ओके। सो विच टॉक्स अबाउट द रूरल इकोनॉमी ऑफ तमिलनाडु। सो उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, और वो उसमें वीवर्स की बात भी करती है, किसान की बात भी करती है, जो गुड़ बनाने वाले हैं, ताड़ के खजूर, उसके वो सब का जिक्र है, नादस्वरम बनाने वाले, सब अलग अलग चैप्टर्स में। और ये छोटे छोटे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, उनकी क्या हालत है, किस तरह से वो लोन लेते हैं, ज़िंदगी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे रहते हैं, एंड जो सॉल्ट, नमक बनाने वाले, मतलब 9 रुपए पर घंटा is the wages which are they are earning, and that too for a seasonal thing. Right. तो वो भी अगेन वो बात करती है अगेन इन लोगों की जो लोन देते हैं। सो इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। पॉजिटिव्स भी हैं उसके और नेगेटिव्स भी हैं। आप स्ट्रेट अवे उसको बोलो कि यही एक एक्सप्लॉइटर है और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, नहीं, दैट इज नॉट द थिंग। नो, एंड आल्सो लाइक व्हेन आई वेंट देयर एंड आई वाज स्पीकिंग टू द फार्मर्स देयर, एंड वहाँ पे मैंने पूछा कि भैया मंडी में क्या होता है, आड़ती क्या करता है, तो मंडी में उन्होंने एक सीधा बोला कि भैया हमारा मार्केट प्लेस है, वहाँ पे दैट इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू नो वी कैन इंश्योर कि एक प्राइस मिलेगा MSP पे। बाहर जाओगे तो फिर एक्सप्लॉइट होगे, लाइक एंड यू आर लाइक अ जायंट, लाइक अ अडानी टाइप पर्सन हु इज कमिंग एंड एसेंशियली अ मिडिल मैन ऑल्सो, जो प्रोड्यूस बाय कर रहा है। हिमाचल में हुआ, हाँ एग्जैक्टली, सेब की जो फसल है, हाँ, मतलब उसके दाम इतने बुरी तरह से गिराए हैं, which is unbelievable. So एक सेकंड, ये कैसे गिरा, मतलब MSP गिरा? So what happens is कि एक बड़ी कंपनी है, right, who wants to acquire like a large crop, right, like let's say apples or whatever. So what they will do is
they will try to go outside the mandi system, go to like the small farmer and say कि मैं तेरा इतना खरीदूंगा और तेरा भी खरीदूंगा, तेरा भी खरीदूंगा, तेरा भी, but because I am buying so much now, I want to buy it for a lower price than MSP. Oh, right. Which is illegal technically. Which is supposed to be illegal. Wait, supposed to be or is? So in some states, MSP is compulsory, like buying in the mandi system. जैसे Punjab, that was the main reason why the farmers' protest happened, and a lot of Punjab people and Haryana people turned up there. Right. Because their mandi system was actually working for them. Correct. They were getting money and they were getting a little prosperous also because of it. So. Like UP में I think there is no mandi system anymore. Maharashtra में there is. अब नहीं है कि पहले से था ही नहीं कभी. नहीं, they keep removing and bringing it back according to laws. That happens. But what is happening is that say like you are getting lower price. तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट करके रखा है, अभी जो कॉटन का MSP है वो है 6,025 रुपये अभी व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस. मार्केट में प्राइस है 8,170 रुपये. राइट. मार्केट में प्राइस एंड आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट दिस कि अभी एक महीने से, पिछले एक महीने से बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है. 7,800 और 8,400 के बीच में इट्स फ्लक्चुएटिंग. सो द फार्मर्स आर होल्डिंग बैक द क्रॉप, सेइंग कि बॉस जब थोड़ा और बढ़ेगा तो we will buy this, right? We will sell our crop, etc. And it is their right to do that. It is cotton. It doesn't go to waste. So they can do that. They were holding back. And now 8,170 पे settled होके they are selling. It's still not the highest price. Because, I mean, they have to sell their crop also. Right. Season के according. So the reason why I'm telling you all of this is because the Aarthi system, essentially, what it does, and in this chapter also they say this, is that it is a service provider. That's what the farmers told me, that ek to mandi ensures we get a price, and this Aarthi knows the price and also ensures we get it, and he's also a service provider because अरे बेटी की शादी है, पैसा दे दिया, अरे ये हुआ है तो पैसा दे दिया, अरे इलनेस हो गया, पैसा दे दिया. Like he will control like the finance of a small village and the farmers there. Right. So they play an essential role. So they are a service provider. Yeah. As you said, there is exploitation. Of course there is in places, but पूरा villainize करना is also wrong. Yeah. आप पूरे सिस्टम को आप विलन नहीं बता सकते. तो कैसे करेक्ट करेंगे उसको, ये तो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं भाई. बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स. इट्स इन द होल सिस्टम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेन जो हम बोलते हैं. कि इनफैक्ट मैं बहुत टाइम तक मैं इल्यूजन में था कि स्कूल में जब था कि प्रॉफिट की ना शायद एक लिमिट होती है. ओके. कि आप जो भी एक प्रोडक्ट बनाते हो, कई कुछ दोस्तों के साथ एक बार बहस भी हुई थी, तो आप मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था दिमाग में एज अ किड. कि अगर मैं एक ग्लास बेच रहा हूँ, अगर मुझे ये 100 रुपए में ग्लास पड़ा है, तो मतलब मैक्स कितना 30 रुपए प्रॉफिट ले सकता हूँ. 30%, 40%, है ना. 140 का बेच दिया. बट मैं 100 रुपए का ग्लास में 1,000 रुपए में बेच सकता हूँ. ऐसा उस पर कोई लॉ नहीं है. ये तो बड़े बाद में पता चला मुझे. सो अभी भी अगर मैं उस अपने अंदर जो बच्चे का मन है उससे अगर मैं पूछता हूँ, तो यही लगता है कि यार कहीं ना कहीं एक तो कहीं रेगुलेशन होना चाहिए. कि भाई कितना प्रॉफिट बना सकते हो भाई आप. जस्ट बिकॉज आपने पेटेंट करा ली, या आपकी टेक्नोलॉजी है, या मैंने शर्ट बनाई है, या मैंने डिज़ाइन की है, तो मैं जिस भाव में चाहूँ उसमें बेचूंगा. या कहीं कुछ जो एसेंशियल चीज़ें हैं, पहनने के कपड़े से लेकर के खाने की चीज़ें हैं, कहीं कुछ रेगुलेशन होना चाहिए. कि भाई किसान, अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो फिर अगेन वो एक अजीब सी स्टैटिस्टिक्स है. आप बोलोगे 3,000 की लागत थी और 6,000 मिला है तो 100% प्रॉफिट है. दैट्स अ प्रॉब्लम. या सो और 300 में शर्ट खरीदी, 1200 में बेची, तो उसमें इतने % प्रॉफिट था. सो कहीं कैप होना चाहिए कि भाई अगर आप इतने की लागत है, आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो सप्लाई चेन में कहाँ किसको कितना कमाना चाहिए वो ऊपर से ही डिसाइड हो सकता है. आप जो बड़ा कैपिटलिस्ट है, जिसको आपने पूरे टैक्स एग्जम्पशन भी दिए हुए हैं, जो मतलब लगभग 0 टैक्स देते हैं, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज टैक्स देते हैं, 50 चीज़ें, आप उसके प्रॉफिट पर कैप लगाओ और नीचे वैल्यू चेन में प्राइस बढ़ाओ. तो इकोनॉमी का बैलेंस शायद
तकरीबन वही रहेगा, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि यार अगर किसान को इतने पैसे दे दिए हमने प्रोड्यूस के, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी वो महंगाई कौन झेलेगा. नहीं, ऑल्सो आई वुड लाइक टू काउंटर दैट अ लिटिल बिट. आई मीन इवन इफ यू डोंट वांट टू पुट अ कैप ना, तो वहां पे तो कोऑपरेटिव सिस्टम काम कर सकता है, राइट? यू नो, लाइक व्हिच इज एसेंशियली इवन इफ जो 100 रुपए का ग्लास है, यू आर सेलिंग इट एट 1000, तो वो 1000 रुपीज है वो नीचे आने दो ना. लाइक बाकी के जो प्रोड्यूसर्स है, ग्लास बना रहे, द सैंड माइनर्स से लेके सब कुछ वही तो शेयर नहीं करना चाहता ना. Exactly. जो कैपिटलिस्ट है, जो मेन कैपिटलिस्ट, अगेन आई थिंक रॉन्ग टर्म, जो फाइनल जो सेट है, लेट्स कॉल सेट, फाइनल बड़ा सेट, जो फाइनल यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, फाइनली कंज्यूमर को बेच रहा है, वो प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहता है. दिक्कत वहां पर है. प्रॉफिट शेयर नहीं. कैप यू आर सेइंग कि कैप मत लगाओ प्रॉफिट पे, बट वो प्रॉफिट ट्रिकल डाउन भी होना चाहिए. या वो नहीं हो रहा है. And there should be a system to ensure that. Is there a way to do that? Is there a way to get to someone, or is it impossible? मतलब इन लोगों को समझाना. That is, you know, interestingly, Sushant, now that you mention this is actually the government's job also then, which is essentially, suppose कि 1000 रुपए में ग्लास बिक रहा है, right? So this Seth is getting a lot of money. Tax करो, tax लो, and that money should then go to people. See, there is a way. अगर लॉ के हिसाब से भी देखें, so there's something called CSR. Corporate social responsibility. Yes. तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, हमारे मिल्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह, उनको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है वो हर साल सोशल वर्क के लिए खर्च करना ही होता है. राइट. और जिन लोगों के हजारों करोड़ में प्रॉफिट है, आप उसका अगर कुछ परसेंट भी निकालो तो वो कई 100 करोड़ का होता है. करेक्ट. सो इस CSR को अगर सही जगह डायरेक्ट किया जाए, दैट इज वन वे ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स. राइट. CSR किया जाता है, बट वो नामचारे के लिए, दिखावे के लिए होता है. ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि अपना ही एक ट्रस्ट फंड और अपना ही NGOs खोल लेते हैं. ठीक है ना, और वो उन्हीं को पैसा जा रहा होता है, और फिर वो बिकॉज आपका एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है सो कॉल्ड, ठीक है ना, या रिसर्च सेंटर है. ज्यादातर हॉस्पिटल हमारे रिसर्च सेंटर ही होते हैं. क्या रिसर्च हो रही है उनमें आज तक नहीं पता चला, बिकॉज उसको फिर कई सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं. तो उसमें गरीबों के लिए इतने बेड होते हैं, बाकी पूरा अमीरों के लिए होता है हॉस्पिटल, और वो 100 बेड भी जो है वो गरीबों को नहीं मिलते. तो वो CSR अगर एक कमीज बेचने वाला आदमी है, एक बड़ा डिजाइनर है, बड़ा ब्रांड है, उसका CSR कॉटन ग्रोअर तक पहुंचे, आई थिंक अगर वो इंश्योर हम करें कि भाई आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो जो गांव है उसमें जो स्कूल है वो भी खुलवा दो. सो सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन अगर वो बना सके, दैट इज वन वे ऑफ. इसके कुछ है क्या सक्सेसफुल मॉडल्स दुनिया में? देयर आर, लाइक आई थिंक अजीम प्रेमजी का था, टाटा हैज अ गुड फाउंडेशन, आई फील लाइक which does these things. टाटा के जहाँ भी हैं फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह, उनके टाउनशिप्स, यू कैन सी दैट देयर CSR वर्क्स. अच्छा. Their profits do trickle down. Yeah. And उनके एम्प्लॉइज के लिए, एटलीस्ट उनके एम्प्लॉइज के लिए who are working on creating their products, that they get like schooling and hospitals and like Jamshedpur, for example, which is a factory town, right? Which is essentially, it's owned by the Tatas, and they ensure sanitation है, सब कुछ है, cleanliness है, drinking water for only, I think, only town, I think, as far as I know, in India, where you open the tap and you can drink the water. Yeah. It's ये मुझे भी नहीं पता था. Yeah, it's crazy. Someone was telling me, like a friend of mine who lived there, so he's like, ये कर सकते हो मतलब वहाँ पे. like दिल्ली में अगर करोगे तो कचरा निकलेगा उसमें से, पानी तो मिलेगा ही नहीं. But that is the system. I have to take a break here, and then we will move on to the next part, which is Weavers. See you after the break. Hello, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On the Wire Talks, Siddharth Bhatia talks to filmmaker Onir about the ongoing marriage equality case in the Supreme Court and what its repercussions could be. On All Things Policy, Saurabh Todi and Manoj Keval Ramani discussed the recent visit of the Chinese Foreign Minister to India for the SCO Summit and his bilateral meetings with other foreign ministers. And on the Habit Coach podcast, Ashton shares tips to stop the negative mind chatter and how to fill yourself with positivity. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcasts.com. We have some exciting stuff for you over there. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, spread the word.
Tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find all our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Cash Free Payments and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible. Welcome back to How to Citizen. We are here with Sushant Singh and we are talking about a shirt in the market. We have spoken extensively about the cotton part of it and how it has ended up with किसके साथ है अभी? कॉटन कहाँ पहुँच गया अभी? ट्रेडर के पास है. ट्रेडर के पास है कि सेठ के पास. Yeah, the interesting thing सुशांत about this chapter is कि ट्रेडर के बाद जो धागा बनता है ना उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करते, सीधा क्लॉथ बन जाता है उसका. मैंने वो नोटिस किया. बट ठीक है, there's no connecting thread in the middle. तो वीवर्स पे आते हैं. वीवर्स के बारे में बात करते हैं. वीवर्स are basically there is a whole section about a market in Erode. Shreyas, you want to tell us about it? Yes. Just tell me the page number. This one. 106. Cloth. So Erode has a bi-weekly cloth market in Tamil Nadu, one of the largest cloth markets in the world. In this market, you find weavers bringing cloth that have been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn and give instructions to the weavers about what kind of cloth that is to be made. In the following example, we can see how this is done. So यहाँ पे 3 pictures दिए. बेसिकली इज लाइक एक मर्चेंट का शॉप है और वीवर्स बेसिकली लूम है जो जहाँ पे वो क्लॉथ बन रहा है एंड देन देयर इज द traders essentially and the people who are in the village who are doing this. Again यहाँ पे भी actually same ही narrative है कि वो ट्रेडर से जो वीवर्स के पास जा रहा है, वीवर्स जो मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं जहाँ पे वो टेलर वगैरह बैठे होंगे, वहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. Essentially that's the whole point यहाँ पे. Correct. You know, Sushant, so I was in Gorakhpur during the UP elections. I didn't know this and it was very fascinating. The Gorakhnath temple के बाजू में, just बाजू में वहाँ पे there is this big weaver community that lives there, बुनकर, who manufacture the cloth that goes to Nepal. अच्छा. हाँ, तो जो टोपी बनता है ना, टोपी और ये जो that beautiful like you know colorful cloth. So they make it there. For the last I think 4 years they have been in absolute distress. And so we walked around that area and they showed us like these haunted warehouses where looms बस पड़े हुए हैं. Electric loom एक जगह पे चल रहा है, कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, whatever. And fascinatingly enough they mentioned this कि एक loom चलाने के लिए, and I did not know this, the loom has to run 24 hours for you to make any profit out of it. मतलब इतना घटिया है मतलब प्राइस क्लॉथ का कि unless you run that loom for 24 hours you will not make profits. So one person has to work on that loom for 12 hours. Wow. Right? And then what happens is if your loom, because 24 hours चल रहा है, 6 days a week चल रहा है, wear and tear. So if your loom breaks down middle में, तो जितना पैसा तुम उसको फिक्स करने में लगाओगे उतना प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट गया. एंड सो दे आर प्रेइंग एवरी मंथ कि बॉस इस महीने में ब्रेक डाउन मत हो जा. एंड very tragic because they were all obviously saying कि प्राइस इतना गिर गया है क्लॉथ का और नेपाल से भी ऑर्डर्स आना कम हो गया है, जो भी है, लाइक वो बॉर्डर सिचुएशन भी चेंज हो गया था तब. लॉट ऑफ पीपल जस्ट क्विट एंड दे स्टार्टेड देयर जेरोक्स शॉप और बाजू में सब्जी बेच रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, बट घोस्ट टाउन बन गया पूरा. It's so tragic and these kind of stories we hear all the time. Yeah. ऐसे बहुत सारे trades are dying. बहुत सारे trades. So कुछ तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिंदगी बदलती ही है, नए साधन आते हैं, पुराने ख़त्म होते हैं, बट उसमें जो ह्यूमन कॉस्ट है, अगेन यहाँ गवर्नमेंट का जॉब आ जाता है कि उसको आप एक लेबर का तरीका ख़त्म हो रहा है अगर, तो वो जो पूरा एक ह्यूमन फैक्टर है उसको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसके लिए नया एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये देखना. देन अगेन घूम फिर कर एमएस पर बात आई जाती है भाई कि किसी भी चीज़ का जो एक इंसान प्रोड्यूस करता है उसमें कितनी लागत लगती है. महंगाई बढ़ती जाए, घटती जाए, पेट्रोल डीजल का दाम, सब चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी, डिमांड एंड सप्लाई भी अलग अलग होती रहेगी, बट भाई जो ह्यूमन कॉस्ट है किसी भी चीज़ को उगाने में, बनाने में, लेबर तो उतनी ही लगेगी ना. तो उसका कॉस्ट, उसकी भरपाई हो रही है या नहीं हो रही है,
वो गवर्नमेंट ही तय कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट ही हमारे पूरे सोसाइटी, पूरे देश को वही रेगुलेट कर रही है। सो एक जुलाहा जो है वो इतने घंटे वीविंग करता है, धागा बनाता है या कपड़ा बनाता है, तो उसके इतने घंटे की क्या कॉस्ट है मिनिमम जो उसको मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बेसिकली 2 वक्त की रोटी तो खा सके। उतना तो तय मिनिमम तय करना चाहिए, राइट, कि हर आदमी कोई भी भूखे पेट ना सोए। करेक्ट। उसका तरीका क्या है, जो एम्प्लॉयड है अगर उसको भी भूखा सोना पड़ रहा है महीने के 15 दिन या 10 दिन, तो क्यों सोना पड़ रहा है? दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू एंड फाइंड वेज। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है 1 क्विंटल कपास पर मुझे जो है 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दो। कोई किसान नहीं कहेगा, नाजायज मांग किसी की भी नहीं, बट मिनिमम इतना तो हो कि वो अगली फसल उगा सके। अगर एक ही क्रॉप उगाता है या 2 क्रॉप उगाता है तो उस पर साल भर का खर्चा चल सके, बच्चों की फीस जा सके, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जिंदगी के पूरे हों, इतना तो भरपाई होनी चाहिए। राइट। I have a question, ये MSP डिसाइड कैसे करते हैं? So the government issues a notification, simply put. Like for there are certain crops which essentially have an MSP on them. Not सारी all. क्रॉप्स के नहीं मिलते, कुछ ही के मिलते हैं। अच्छा। Like cotton has an MSP. बाजरा, जवार, wheat, rice सबका है। मतलब the government issues, I think every growing season के पहले हर स्टेट डिसाइड करता है। हर स्टेट डिसाइड करता है, बिकॉज हर स्टेट सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं इसमें। आपका इनपुट कॉस्ट में बिजली कितनी जा रही है, क्योंकि आप ट्यूबवेल की बोरिंग करते हो। नाउ ट्यूबवेल डिपेंड करता है हर स्टेट में पानी का, और हर डिस्ट्रिक्ट में पानी का लेवल कहाँ पर है। ग्राउंड वाटर लेवल जितना नीचे होगा उतना आपका ट्यूबवेल महंगा पड़ जाता है, उसकी बोरिंग से लेकर के वो पानी निकालने में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। तो हर स्टेट में क्या क्या वैल्यूएशन है चीज़ों के, उस हिसाब से स्टेट इनपुट कॉस्ट डिसाइड करता है कि भाई इतनी लागत तो इसमें लगी है, उसके हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टेट तय करते हैं। इसलिए हर स्टेट का मिनिमम MSP अलग होता है क्रॉप्स का, और फिर वो एक एग्रीगेट निकालते हैं। सो दैट इज द सिस्टम। Correct. And you know, I wanted to talk to you about free markets a little bit. Right now what you said was कि government का काम है कि लोगों को price मिलना चाहिए अच्छे से, and you know nobody goes hungry. Basically that is the basic requirement that you need. But अगर इसको आप एक और तरीके से देख ले कि proponents of free markets, you know कि innovation अगर होना है तो free market का होना ज़रूरी है, और government को business में घुसना नहीं चाहिए। Do you think that is a legitimate thing to say कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए? Like let the market decide the price. नहीं, बिकॉज ह्यूमन ग्रीड जो है ना, किसी ने बहुत पहले एक टीचर ने बताया था कि ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का एक इकोनॉमिक्स जो है एक रूल फॉलो करती है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से प्राइसेस तय होते हैं भाई, बट उसमें ह्यूमन ग्रीड को कोई फैक्टर इन नहीं करता। राइट। कि डिमांड और सप्लाई क्रिएट भी की जा सकती है भाई। राइट। जो लोग होर्डिंग करते हैं कि भाई नहीं अभी तो मंदा चल रहा है, तो क्या करते हैं कि अभी अपना गेहूं बचा के रखते हैं। राइट। तो धन्ना सेठ अपने गोदाम में गेहूं रोक के रखता है, तो आपने जो है सप्लाई रोक दी। करेक्ट। तो डिमांड तो है, करेक्ट, तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ह्यूमन ग्रीड को फैक्टर इन करना जो है ना, वो बड़ी दिक्कत है। आपने बिजनेस के अगर इतने हम लोग एथिकल होते इंसान, तो फिर तो गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज में, है ना। फिर करप्शन ही नहीं होता लाइफ में। फिर तो हम सब जो है मतलब सात्विक विचार वाले लोग होते हैं कि अरे रे वही कि मतलब 100 रुपए का ग्लास में 1000 में कैसे बेच सकता हूँ। नहीं, मैं 30 रुपए से प्रॉफिट नहीं लूंगा, चलो मैं हाथ से ही पी लेता हूँ, कोई नहीं। तो दिक्कत कि हमारे जो भूख है ना वो कमी नहीं होती है, और पैसे की भूख जो है ना वो लत बन जाती है। आप पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए कमा रहे हो। आज मैं दुनिया का सेकंड रिचेस्ट बन गया, अब मुझे रिचेस्ट बनना है। रिचेस्ट के बाद मुझे मून भी मेरा ही होना चाहिए, ठीक है ना, स्पेस ट्रेवल भी मेरा ही होना चाहिए। ट्रू। सो वो ग्रीड कभी खत्म नहीं होगी। ट्रू। एंड जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, जो हमारा लेबरर है, जो किसी चीज का इन्वेंशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जिसको आपने अनपढ़ ही रखा है, मैं कहूंगा रखा है, ठीक है ना, अपनी चॉइस से कोई अनपढ़ नहीं रहता है। बिल्कुल रखा है, बिकॉज भाई आपको चीप लेबर चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो देश चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके यहाँ सबसे ज्यादा जो है कॉर्पोरेट्स दुनिया भर के अपना सामान बेचते हैं, बनाओ भाई, बना के बेचो। चाइना ने वही किया हुआ है। करेक्ट। हम भी चीप लेबर सप्लाई करते हैं, बांग्लादेश भी कपड़ों के लिए चीप लेबर सप्लाई करता है, और वहाँ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है दुनिया को मालूम है। सो आपने एक पूरी तबके को आपने अनपढ़ रखा हुआ है। राइट। सो
उसको फिर कौन देखेगा यार? अगर आपने सब कुछ बिजनेस के हवाले कर दिया, और दुनिया तो बिजनेस ही चला रहा है। गवर्नमेंट जॉब कितने होते हैं हमारे यहाँ हमें ही मालूम है। तो गवर्नमेंट तो जॉब मार्केट नहीं चला रही है। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, सब कुछ बिजनेस वालों के हाथ में है। बिल्कुल बिजनेस होना भी चाहिए, कोई नहीं कह रहा बिजनेस नहीं होना चाहिए, बट अनरेगुलेटेड, कि गवर्नमेंट देखे ही नहीं उस तरफ, भैया आपको जितना कमाना है कमाओ, जितना पे करना है पे करो, और आपके यहाँ तो यूनियन लॉज भी नहीं होंगे, ट्रेड यूनियन भी खत्म कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर आप वो ह्यूमन ग्रीड जो है ना खा जाएगी। कॉर्पोरेट ऑलरेडी दुनिया को रूल कर रहा है इन एनी वे। आपके पॉलिटिकल फंडिंग वही करते हैं, और हमारे यहाँ तो बॉन्ड्स आ गए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। सो ऑलरेडी दुनिया को रूल कर रहे हैं। आप पूरी तरह बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है ना वो तो बेचारा मर जाएगा। दे आर पेइंग द प्राइस फॉर ऑलरेडी मर प्रॉफिट्स। सो नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी रेगुलेटेड बिकॉज वी आर अ सोसाइटी। हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो सबसे कमजोर का ख्याल रखना ही जो सबसे ताकतवर है उनका काम है यार, वो जिम्मेदारी है। And this is basically what you're talking about is socialism essentially. It is. Yeah. Because that's basic human nature. अगर हम the way we developed before settler होने से पहले, हम लोग जब एग्रीकल्चर वगैरह जब तक शुरू नहीं हुआ था, जो हंटर गैदरर सोसाइटी है, they practice socialism. Yeah. Nobody is an owner of anything. Correct. आप शिकार भी करके लाते हो तो किसने शिकार किया, किसने तीर चलाया, उसके हिसाब से तय नहीं होता इसको कितना मिलेगा। सब मिलके शिकार करते हैं और सब मिलके खाते हैं। Nobody owns anything. Correct. And those are the happiest societies on earth. आज भी अगर आप कहीं जाओगे तो जो हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं, they are the happiest on earth. Right. And you know, अभी मैं I was in Meghalaya अभी, and there are these small places near Shillong. They're called sacred forests. So obviously northeast में there are like many tribes, yes. Like and very interesting place because there are these tribes with their own cultures and everything. So there are these places called sacred forests, okay, which are essentially a tribe will say that, oh, this is our sacred forest. वहाँ पे एक deity रहता है. Like so, you know, a cheetah will come to us, which is good luck. A snake will come to us, which is bad luck. So पूजा पाठ करते हैं अंदर जाके, all the things. So the king of that tribe, or the king in the tribe, or the headman of the tribe, will always basically show super respect towards that forest, because the logic there is कि these hunter-gatherer tribes which go in and hunt there or take like plants, say ये whatever, you are supposed to take like a fruit, consume it, but the seeds you're supposed to bring it back and put it in the forest, नहीं तो सपरे में snake आ जाएगा. Oh, that's the legend. Basically they respect the forest because that is how they sustain, that is how they depend. And when they go into the forest, as you exactly said, पूजा करने के लिए या फिर hunting करने के लिए whatever, they're doing it for the entire village. They're doing it for the entire tribe, right? And it is like this beautiful system which is taking care of the ecology, at the same time they're taking care of the human beings, because human beings become a part of that ecology. Right. They're just essentially animals who are just depending on the forest to do this. So you're a socialist, I'm thinking. At heart, yes. At heart, you're a socialist. अभी जो atmosphere है over the world, I'm not just talking about India, is to basically demonize socialism in a way. Why do you think that is happening though? Because वो कैपिटलिज्म की एंटीथेसिस है भाई. और अगेन ह्यूमन ग्रीड फेवर्स कैपिटलिज्म, कि भाई सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए. उसका करोगे क्या आप, ये किसी को नहीं मालूम. That's true. कि यार आप ही हो दुनिया में, सब चीजें आप ही कंट्रोल कर रहे हो, आप ही बना रहे हो, तो जो आप ही कंट्रोल कर रहे हो पूरी दुनिया को, आप खरीदते क्या हो फिर? That's true. और किससे खरीदते हो? That's a legit question. बोले इतना पैसा है तो ऑब्वियसली सुख भोगने के लिए करते होगे. इतना पैसा चाहिए तो क्या खरीदते हो? अरे ये जो मेरा जो भाई कंट्रोल कर रहा है ना, वो वाली फैक्ट्री, वो मुझे खरीदनी है. या ये यॉट जो मेरे बेटे का जो दोस्त है ना, वो ये वाली जो यॉट बनाता है ना, मुझे वो वाली खरीदनी है. तो आपस में ही खेल रहे हो, आप कर क्या रहे हो? कि सुन, चांद तेरा हो गया, मंगल मेरा हो गया. ओके. सो कैपिटलिज्म को बड़ी प्रॉब्लम है सोशलिज्म से. क्योंकि सोशलिज्म कहता है मेरा 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 कुछ नहीं है भाई, सब हमारा है. हमारे से उनको दिक्कत है कि यार सब में अगर बराबर बढ़ गया तो फिर हेलो, मेरी तो औकात ही नहीं रहेगी कुछ.
So somebody has to be the king, Right. somebody has to be the leader. Correct. Right. तो गवर्नमेंट होती है उसके लिए, बदलती रहती है. सोशलिज्म में गवर्नमेंट इज द किंग. Correct. करप्शन हर जगह होता है, हाँ. ह्यूमन नेचर में है. हाँ. बट अगर आप सोशलिस्ट कंट्रीज जो अभी भी बची हुई हैं, अगर उनका आप देख लो, हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर के एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए भाई, और कंपेयर कर लीजिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज से. अमेरिका सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट है, उनका एजुकेशन सिस्टम आप कंपेयर कर लेना, क्यूबा से ही कर लेना चलो, Yeah. जिनको जो सबसे बड़ा उनको दिक्कत लगती है, ठीक है ना. या आप नॉर्डिक कंट्रीज में चले जाओ, जो बेसिकली सारी डेमोक्रेसीज हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव आर एक्चुअली सोशलिस्ट. Correct. आप उनसे कंपेयर कर लो, एजुकेशन फ्री है, हायर एजुकेशन तक सब फ्री है Yeah. आपके लिए. Yeah. यहाँ अरे पे उधर भी मत जाओ, बांग्लादेश में जाओ अभी. बांग्लादेश इज डूइंग द सेम थिंग्स, राइट? सो सिंपल है भाई. आप प्रॉफिट्स की बात करते हो, इनोवेशन की बात करते हो. अगर आप हमारी 140 करोड़ से ऊपर, अब तो उससे भी हम चाइना से भी आगे चले गए पॉपुलेशन में, ठीक है ना. आप बोलते हो इंडियन ब्रेन सबसे कमाल है, चलो मैं मानता हूँ जी. सिलिकॉन वैली ऑब्वियसली इंडियन ब्रेन चला रहे हैं, ठीक है ना. बड़ी बड़ी गूगल से लेकर के कहीं भी चले जाओ, इंडियंस हेड कर रहे हैं, ठीक है. ये तो हाल तब है जब हमारी एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, Right. ठीक है. नाउ इमेजिन अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं. और उसके लिए क्या करना होगा, सबको पढ़ाई करनी होगी. तो अगर हम जिस चीज को बोलते हैं इतना कॉस्टली है, इम्पॉसिबल है, गवर्नमेंट चरमरा के ढह जाएगी, पढ़ाई कैसे फ्री हो सकती है, जेएनयू बंद करो, सब हराम का खा रहे हैं, ये बंद करो, वो बंद करो, सब्सिडाइज्ड क्यों होगा. मैं कहता हूँ सबके लिए फ्री कर दो एजुकेशन. Correct. और अगले 15 साल में जब पूरी पॉपुलेशन पढ़ लिख जाएगी, तब कॉर्पोरेशंस को हम सिर्फ रूल नहीं कर रहे होंगे भाई, पूरी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हम बना रहे होंगे. बिल्कुल. नहीं, but So why can't we have that vision? Yeah. But Sushant, one thing I want to definitely point out here, like we are reading a civics book, Yeah. right? You know, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम इफ चलो फ्री कर दिया, लाइक दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में now there are schools which are giving, government schools which are giving more results than private schools. Yeah. Like the kids there are genuinely happy. Right. But the way they did it is actually fascinating. And you know, I do like what Aam Aadmi Party is doing with education in Delhi. And if you ask any parent, actually, I don't even have kids. If you ask any parent in Delhi right now who has a kid in government schools, they're like, boss, we this is blowing our minds, because उनके साथ business classes होते हैं उनके. Like literally they are doing competitions where हाँ हम आपको 2,000 रुपए देंगे and you basically start a business. Like we will guide you, we will have venture capitalists coming. They did a Shark Tank. Oh. The government schools did a मैंने Shark पढ़ा था Tank. उसके Yeah. बारे में. And I watched a few of those. It's actually quite fascinating, because what the kids realize is that अच्छा मेरे पास 2,000 है, इसके पास 2,000 है, उसके पास भी 2,000 है. अरे आधे क्लास को अगर साथ में ले लेंगे तो कितना पैसा होगा. Oh. फिर साथ में अगर हम बिजनेस करेंगे तो कितना Oh. पैसा होगा. And crazy, right? Like, you know, people are making batteries, recharged batteries, which they are selling on the roads. Right. Like kids did this, right? Damn. College mein. There are people who are like, we don't need to go to college because our business is working now. The entrepreneurship is one thing. The second thing is हमारे यहाँ पे curiosity is not welcome. I mean, at least in my time, I don't know your time, but I feel like these sort of questions, like people who gained in the market, people who didn't gain in the market. When we did an episode with Omar, for example, right? It was on equality. वहाँ पे एक sentence लिखा था उन्होंने कि every citizen has a right to vote. He read it and he's like, ये क्या मजाक है? Like कश्मीर में हमको तो वोट नहीं देने देते अभी. What is this? So I asked him कि do kids there actually talk about this? Like when you read this sentence, will a teacher basically tell them ki, okay, so it's applicable for the rest of India. We don't have an assembly, so you can't technically vote. Your parents can't vote. But, you know, everybody has a right to vote. नहीं होता है हमारे यहाँ पे. The reason why I feel like you're saying our Indians basically thrive and go out to essentially study is because their education system is also so different. Na? Yes. No, absolutely. Education system needs to change. ये तो आज की डिमांड नहीं है. जो थोड़े Because भी this was taking forward your point कि free कर देंगे education. हाँ, बट जो अभी जो एजुकेशन है, जो रट्टाफिकेशन वाली जो है, उसको तो आप फ्री भी कर दोगे तब भी कुछ नहीं होने कुछ नहीं वाला. होगा. किसी का Exactly. कोई कल्याण नहीं होगा. Precisely, yeah. सो इट लाइक मैं CBSE से पढ़ा हूँ, मेरी वाइफ ICSE से पढ़ी है. सो जब बारी आई कि बच्चों के लिए कौन सा स्कूल चाहिए, सो वी वर बोथ ऑफ अस वर कि यार नहीं, हमने जिस बोर्ड से पढ़ा है
वो सिर्फ रट्टे मारे हैं, इससे कोई बेटर ऑप्शन है तो वो ढूंढते हैं। तो जो इंटरनेशनल बोर्ड है IB कंपेयर टू दैट वही बेटर लगा, तो बच्चों को IB में डाला। एंड आई हैव सीन द डिफरेंस। अच्छा कि लाइक जब बेटी थी तो इधर पोदार स्कूल में जाती थी, तो उसको एक बार एक असाइनमेंट दिया कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको बात करनी है, एंड जब वो यंग थे किस तरह के कपड़े पहनते थे, व्हाट वाज देयर फेवरेट फिल्म, कौन सा गाना उनको पसंद था। सो हिस्ट्री ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है। Yes. Correct. Yes. दैट वाज अ रेवलेशन फॉर मी एंड आई yeah. फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग। Right. मैंने कहा हाँ यार तू बात कर कि कुर्ता पजामा पहनते थे एंड ये गाना पसंद था, इस तरह की फिल्में। सो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स, Yeah. लाइक इसको पढ़ते हुए मुझे एक चीज़ जो दिमाग में आ रही थी कि आप सिर्फ पढ़ाने के बजाय अगर बच्चों को एक असाइनमेंट दिया होता कि बेटा अपने घर में जाओ, गमले में आपको कपास उगाना है, Yeah. ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू चेन Right. Right. कि कपास उगाने में कितनी मेहनत लगती है, राइट और उससे फिर रुई बनेगी, धागा बनेगा। राइट आप रुई तक बनवा लो बच्चे से, धागा काटना। करेक्ट सो स्किल क्या होता है, ह्यूमन इनपुट क्या है, ये चीजें पूरा सिस्टम डेफिनेटली एक ओवरहॉलिंग चाहिए। धीरे धीरे हो रही है, एज यू सेड दिल्ली में एक शुरुआत हुई है, सो होपफुली धीरे धीरे होगा, बट या So I was a part of their. So we did a constitution course. So essentially, if you remember a few years ago, the Delhi government came with this idea that we will do an applied constitution course. So I helped them. I was one of the people who was helping them design this, and this is exactly what we did. We took the 4 values of the constitution: fraternity, equality, and basically we made playbooks, right, with questions like go to your neighbor and ask them what equality means for them, write it down. इंटरेस्टिंग। Like go to your neighbor and ask them what fraternity, भाईचारा क्या मतलब है. Ask your parent, ask your mom, ask your shopkeeper. 5 people we need you to ask, and 5 हमने डाल के रखे थे. You go, you give a booklet to that, and then after they come back with the responses is when the chapter starts. Like every chapter of the civics book should start after this whole exercise has been done by the class. And once they come back and they have like a healthy discussion in class कि तुम्हारा response क्या आया, तुम्हारा response क्या आया, तुम्हारा response, then you go to the text. So we tried to do that, turned into a देशभक्ति curriculum. उसका अभी क्या हुआ I have no idea, but we tried. प्रचंड क्या कौन सी देशभक्ति सिखा रहे हैं वो? देशभक्ति पता नहीं क्या, प्रचंड या अखंड ऐसी कुछ तो भी चालू है. कट्टर देशभक्ति. कट्टर देशभक्ति अभी. हाँ, अब ये हो गया. I mean it turned into a देशभक्ति curriculum. I have no idea what is happening with that course particularly that we designed there. It's actually very sad because we spent like a good 1.5 years just doing this. Like we made podcasts which teachers can hear. So एक और प्रॉब्लम हमको पता चला कि टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता. Like how will so if you give a booklet to a kid and the kid comes back and पढ़ रहा है, how will the teacher respond? Can they actually give those values as well? See, the problem वहीं से शुरू होती है. जो टीचर, जो कि आपका बच्चों का, आप बोलते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, और बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? टीचर. पहली पढ़ाई घर पे शुरू होती है, फिर स्कूल. सो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन. और टीचर हमारे यहाँ कौन होते हैं? अनफॉर्चुनेटली, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गुड टीचर्स, कुछ लोग हैं जो दिल से टीचर होते हैं, टीचर बनना ही चाहते थे, बट ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको कोई और जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो हमारे यहाँ टीचर बन जाते हैं. सरकारी स्कूल से लेकर के और बहुत सी जगहों पर. और दैट इज मतलब कि जो आदमी कुछ भी नहीं कर पाया, अब वो आपके बच्चों को पढ़ाएगा. जो इंसान, नॉट जस्ट आदमी. और हमने बहुत सारे वायरल वीडियोस भी देखे हैं, ये भी देखे हैं. तो आपका टीचिंग लेवल ही अच्छा नहीं है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. प्लस हमारी एक सोसाइटी ऐसी है, अच्छा बड़ों से सवाल करता है. Exactly. वो तो है. यार बच्चा स्कूल में जाएगा, सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? Precisely. आप उसको, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सवाल करना नहीं सिखाता, सिर्फ रट्टा मारना सिखाता है कि जो बता दिया है यही जवाब है, यही सही है, और इसी को आपको वॉमिट करना है, रिगर्जिटेट करना है एग्जाम में जाके. सो हम अपने कल्चर, इतिहास और सब दुनिया भर की बातें करते हैं कि हम सबसे महान देश थे, सबसे महान सभ्यता थी, लोग दूर दूर से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, बिगेस्ट लाइब्रेरी हमारा. हाँ, सब था भाई, सब था, मान लिया. बट ये भी तो देखो, हमारा कल्चर था, अल्टीमेट टेस्ट ऑफ नॉलेज होता था शास्त्रार्थ. यानी 2 ज्ञानी लोग आमने सामने बैठ के इस बात पे बहस करते थे कि शास्त्र का इंटरप्रिटेशन क्या है, शास्त्र का अर्थ क्या है. Which is philosophy. इस श्लोक का अर्थ ये है, यानी
आप अनक्वेश्चनिंगली नहीं ले रहे हो Right. कि It's जो a discussion, पप्पा ने सिखा दिया यही मतलब है शास्त्र का। Right. नहीं, दो ज्ञानी बैठ के कह रहे हैं नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। उसमें जो विजयी होता था दूसरे को कन्विंस कर ले, Right. वो ज्ञानी है। राइट। वहां से आप कहाँ आ गए? शास्त्र पे बात करने का नहीं, हाँ, इसमें जो लिखा है पुण्य वही है। पुण्य वही है। अरे भाई कहाँ से कहाँ आ गए? Yeah. तो अगर इतनी अच्छी सभ्यता थे तो उस ओर वापस जाना है तो सही तरीके से वापस जाओ ना। That's true. तो शास्त्रार्थ पर वापस आओ। That's true. We have spoken about this in multiple episodes actually. This whole ki अरे सवाल मत पूछ. There is an attitude, right, which is essentially in Indians and ingrained in us, especially I think older generation. I'm not assuming that the newer generation does this, because I have seen younger people more confident, more questioning, and they don't give a fuck basically. बदलाव आ रहा है। हाँ. ऐसा नहीं, मैं पेसिमिस्टिक आदमी नहीं हूँ। हाँ. बदलाव आ रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, लोग बदल रहे हैं। और ये जो भी बची खुची मेंटालिटी है कि सवाल पूछता है बड़ों से, बड़ों की बेइज्जती करता है, वो इसलिए बिकॉज हमें जवाब नहीं मालूम होता। दिक्कत वो है। When one of your kids come to you, Sushant, when one of your kids come to you, and I'm pretty sure they must be asking you a lot of questions growing up. Did you feel like responding like that ever? No. मैं मतलब टफ से टफ क्वेश्चन हो फ्रॉम योर कि मैं लड़का हूँ, जेंडर मेरा क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है, से लेकर के जहाँ तक मालूम है उतना बता देता हूँ। जिस सवाल का जवाब नहीं मालूम है मैं भी बोल देता हूँ बेटा इस पे तो मुझे भी गूगल करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ईदर यू गूगल योरसेल्फ और मैं पढ़ के बताता हूँ राइट कि क्या है। सो बट नेवर किल द क्यूरियोसिटी, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने अपनी जिंदगी में जो चीज़ आपको बुरी लगी हो कभी तो आप वो करेक्ट करो अपने बच्चों के साथ। Yes. बिल्कुल। Yes. I hope वो हो रहा है और Yes. I think so. I'm sure things are changing. ऐसा कुछ नहीं है, और कहीं स्लो है कहीं फास्ट है, बट थिंग्स आर चेंजिंग। और 10 साल में हम बेटर ही होंगे एज अ सोसाइटी, आई एम प्रीटी श्योर। I really like that, and in case you're wondering if we have forgotten the chapter or not, we haven't, because my questions were related to that. Like, look at this, there is a question here. What are the reasons that the business person is able to make huge profits in the market? He answered that. We did talk about that. You know, but the last part I want to actually focus on before we end this chapter is the market and equality part, right? We spoke about this in the beginning also, कि ये पूरे chapter में बता रहे हैं तुमको supply chain, but ultimately सारांश यही निकल के आ रहा है कि सबको एक्सप्लॉइट कर दिया और यूएस में प्रॉफिट चला गया, राइट? Funnily enough, I'll come back to that documentary I was watching, which is Europe's takeover of the world, right? Now, in the 1700s, pretty much all of Europe was poor farmers. Like, कुछ नहीं था, मतलब literally कुछ नहीं था. And what happened is they saw that there is this weird subcontinent जहाँ पे बहुत richness चल रहा है, which is us, right? And Egypt में था, और you know, and going down, China में हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, even Indonesia was richer, whatever. So what they did was, अरे चलो let's इनको भी अपनी तरह बनाते हैं। हाँ, इनको ट्रेड करते हैं पहले. They tried to trade, okay, First they tried to trade. Ottoman Empire stopped them. It's like, you can't cross our land. Yeah. Screw you. Yeah. तुम साला poor farmers हो. Why are you? We are way richer than you are. What tax दोगे? क्या करोगे? You have nothing for us. Correct. So then they found a sea route and then they reached India somehow, right? Now पहले, interestingly enough, we were kings of textile. Kings and queens of textile. Yeah. Right? We were people of textile, right? Which the Europeans didn't have clothes. Right. And our people here in the 1700s, 1800s were wearing fancy ass clothes, like cotton shirt, whatever. Exactly. Not like chindi shirts, proper, like, you know, fabulous clothes, right? Very, very, and the science of textile was insane during that time compared to the rest of the world. They took all of that, went back, and of course corporations, you know what British did, exploit karke. The reason why Gandhi did the whole charkha and all the things. So, you know, there is this part about glory of India. You know, glory, India was glorious, and ye log sab leke chale gaye. Essentially, this is what is happening here also. Yeah. In this book also. Yeah. कि सब प्रॉफिट तो चला गया, गोरे लोग लेके चले गए. This is essentially what is happening. हाँ, but again,
वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही लेके चले जा रहे हैं वो लेके जा चुके हैं जितना लेके जाना था ले जा चुके हैं अभी हमारे भी जो कॉर्पोरेट्स हैं ना हम भी उसी मेंटालिटी के हो गए हैं करेक्ट कि अपनी सोसाइटी से जितना कमाना है कमा लो और अपनी तिजोरी में भर लो सो द होल थिंग ऑफ शेयरिंग गिविंग बैक टू द लैंड वो तो कोई भी नहीं कर रहा अब सिर्फ बाहर वाले नहीं लूट रहे अपने भी लूट रहे हैं करेक्ट अपनी ही तिजोरियां भर रहे हैं रिसेंट एग्जांपल हमने अभी एक देखा है बड़े शेयर गिरे हैं एक इंसान के है ना सो ग्रीड ह्यूमन ग्रीड घूम फिर के इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन ग्रीड व्हाट वुड यू रादर हैव ह्यूमन ग्रीड हमारे लोगों का कि बाहर के लोगों का व्हाट्स इजियर फॉर यू टू डाइजेस्ट कोई भी नहीं कोई भी नहीं वो तो नहीं ऑप्शन वो है ही नहीं ऑप्शन any last concluding thoughts, Sushant? Any message you want to give to the 7th graders that are watching? सवाल पूछो भाई ठीक है ना एंड गुड आई एम वेरी हैप्पी विद योर जनरेशन व्हेन आई सी माय सन मेरा बेटा 7th ग्रेड में है एंड जिस तरह वो सवाल पूछता रहता है एंड या ऑफ कोर्स बहुत सारा टाइम इंटरनेट पर गुजारता है गेम्स भी खेलता है बट प्लेजेंट सरप्राइज होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बताता है राइट डिड यू नो दिस डिड यू नो दैट सो इंटरनेट इज नॉट ऑल बैड नॉट ऑल गुड pitfalls हैं बट यू guys are doing great keep it up and make us proud एक आपके बेटे का और एक सवाल आया है कि आप बर्थडे पार्टी के लिए पहुंचे क्यों नहीं हो अभी तक मैं दोनों को बता दूंगा एक श्रेयस नाम का आदमी है Shreyas, any last thoughts about this? No, none. Now, do you like the chapter? I do like the chapter. I do like the chapter. Tell people what you were saying before. When I read the chapter, I thought it was super illuminating, super knowledgeable, and it is something that in schools we need to get deeper into. Lies. when we were about to start this, like क्या boring chapter है, इसमें क्या ही बात करेंगे types. Now you will change, right? Absolutely, absolutely. Thank you so much for watching this episode of How to Citizen, guys. I hope you've been enjoying this series so far. Next chapter is our final chapter, right? Is the chapter 9. Chapter 9 is the final one. Yeah. So the final one will have a very special guest who we haven't who we know someone's coming. Someone's coming. They are going to be great at what they do. Yes, yes, absolutely. Can't wait. Please do if this is the first chapter you're watching because Sushant is here. Please go back to our other chapters and please watch them. I'm pretty sure there are a lot of interesting conversations that happened and you would also enjoy it. Like, share, subscribe on the YouTube channel, and if you're on an audio platform, leave a review and also watch Halla. Just look it up whatever platform it's on and watch Halla. Do that, comment, and please share this with some 7th graders. We would love to hear from them. We would love it. Thank you so much for watching. I will see you next week. Bye. Bye.